द पीस ऑफ आर्ट। बस मुझे सिर्फ यही एक वर्ड याद आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को बताऊं कि आपको वन पीस क्यों देखनी चाहिए। दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर किसी दिन फिर किसी वक्त कुछ ऐसा दिखूंगा या पढ़ूंगा जो मेरे लिए परफेक्ट हो। शाउट आउट टू जॉन नेक जिसने मुझे रेकमेंड किया। नहीं, रेकमेंड नहीं, रेकमेंड शायद सही वर्ड ना हो। मैं ये कहूंगा कि उसने मोटिवेट किया मुझे वन पीस देखने के लिए। एंड मैन और जर्नी। ये कमेंट 2 साल पहले मैंने जब कावाकियार को एक्सप्लेन किया था तब उसने ये कमेंट किया था। ज़ोनिक, मैं नहीं जानता तुम्हारा सही नाम क्या है, बट नो दिस, आई ओ यू वन। ज़ोनिक ने मुझे कहा था कि मैं वन पीस की भी एक एक्सप्लेनेशन सीरीज बनाऊं। दोस्तों, मैं सीरियसली आप सबसे जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो वन पीस की भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी बढ़ते हम आज के वीडियो की तरफ कि आपको वन पीस क्यों देखनी चाहिए। तो चलो आओ यार, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज भी जब किसी को वन पीस देखने के लिए कहता हूँ तो वो लोग सिर्फ एक ही बहाना देते हैं कि ये सागा 1000 एपिसोड से भी ज़्यादा लंबी है। और मेरे ख्याल से ये किसी के लिए भी इनफ रीज़न होगा वन पीस से अपना मुंह फेरने के लिए। मगर मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि कोई एनिमे 1000 एपिसोड्स या उससे लंबी कैसे चली गई। कोई कहेंगे कि इसमें भर भर के फिलर्स होंगे। हाँ, इसमें फिलर्स तो है, मगर उतने नहीं जितने आप लोग सोच रहे हैं। इसका अगर हमें कंपैरिजन करना पड़े तो डिटेक्टिव कोनन शायद सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि यही एक एनीमे है जो 1000 एपिसोड्स के बाद अभी भी चल रही है। और जब हम फिलर्स की बात करें तो डिटेक्टिव कोनन एके केस क्लोज में 400 से भी ज़्यादा फिलर्स हैं। बट अगर मैं सच कहूँ तो मुझे डिटेक्टिव कोनन के फिलर्स से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इस एनीमे के फिलर्स भी हमें रियल लाइफ ज्ञान दे जाते हैं। फिर सेकंड प्लेस पर है नारुतो, थर्ड पर है पोकेमॉन, फोर्थ पर है बोरुटो, फिफ्थ पर है ब्लीच, सिक्स पर है 90s के दौर की कोई लेडीज एनीमे, और फिर फाइनली 7th प्लेस पर है वन पीस। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है। वन पीस के इस पॉइंट पर कुल मिलाकर 100 या 105 फिलर्स होंगे, क्योंकि बीच में उटा की स्टोरी थी और उससे पहले कुछ एपिसोड्स रिकैप के थे वानों के, तो उसको मिलाकर 100-105 के बीच में मुझे लग रहे होंगे। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जहाँ 1000 एपिसोड्स में आपको सिर्फ 100 फिलर एपिसोड्स मिल रहे हैं, तो वहाँ इसकी मेन कहानी में क्या चल रहा होगा। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आखिर वन पीस किस बारे में है। दोस्तों, वन पीस एक महान लेखक, एक महान मांगा का आर्टिस्ट श्रीमान इचिरो ओडा की ड्रॉ की हुई वो रचना है जिसने लिटरेचर में वो मुकाम हासिल किया है जिसको कई बड़े बड़े लेखक हासिल करने का सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते कि ये इचिरो ओडा कौन है, तो जान लो कि ये वो रियल लाइफ इंसान है जिसका नाम ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में शुमार है। ये वो लिस्ट है जिसमें विलियम शेक्सपियर और जेके रोलिंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ तक कि इस लिस्ट में सर आर्थर कॉनन डॉयल और डैन ब्राउन भी अपनी जगह नहीं बना पाए, जिनकी लिखी हुई रचनाओं पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, वन पीस उस दुनिया की कहानी है जहाँ एक मामूली पायरेट किंग कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने पूरी दुनिया की सैर कर ली, सिर्फ इसलिए। और ये वो दुनिया है जो 4 भागों में बटी हुई है, रेड लाइन और ग्रैंड लाइन की वजह से। वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा जब पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूट किया गया, तब उसकी वजह से पायरेसी का एक नया दौर शुरू हुआ, जहां दुनिया के हर कोने से लोग पायरेट बनने के सफर पर निकल जाते हैं पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के खजाने की तलाश में, जिसका नाम है वन पीस। और इस सागा की शुरुआत होती है पायरेट किंग के एग्जीक्यूशन के ठीक 22 साल बाद, जब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर और हमारा हीरो मंकी डी लूफी भी अपने पायरेट किंग बनने के अपने सफर की शुरुआत करता है। ये छोटा सा प्रीमिस शायद काफी ना हो किसी को भी कन्विंस करने के लिए, क्योंकि वन पीस ने हमेशा ही स्ट्रगल किया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वन पीस को लोगों का ध्यान खींचने में थोड़ी देर हो गई, और इस बारे में मैंने इससे पहले डिटेल में भी एक वीडियो बनाई है। आप लोग चाहे तो इस वीडियो की खत्म होने के बाद जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर कार्ड पर मिल जाएगी। दोस्तों, वन पीस को देखने के 3 मुख्य कारण मैं आपके सामने रखूंगा। पहला है इसकी स्टोरी, दूसरा है इसके कैरेक्टर्स, और तीसरा है मंकी डी लूफी हिमसेल्फ। वैसे तो और भी कई कारण हैं वन पीस को स्टार्ट करने के, बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इन्हीं 3 कारणों की बात करूंगा। मगर वक्त रहा तो हम सभी के बारे में बात करेंगे, वरना मैं दूसरा वीडियो बनाने की तकलीफ कर लूंगा। चलो शुरू करते हैं इसकी स्टोरी से। दोस्तों, कहते हैं कि अपने काम की शुरुआत सिर्फ तभी करो जब तुम्हें पता हो कि उसे खत्म कैसे करना है, और मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ।
मगर कई बार कईयों के साथ ऐसा होते हुए मैंने देखा है कि कोई काम की शुरुआत तो कर देते हैं, बट वो नहीं जानते कि वो उस काम को कहाँ खत्म करेंगे या कैसे खत्म करेंगे। बट वेल, इसमें हमारे श्रीमान इचिरो ओडा एक्सेप्शन है, क्योंकि जापान के एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ओडा ने ये कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि वो वन पीस को कैसे एंड करेंगे। पर्टिकुलरली इवन उन्होंने ये भी बताया कि वो जानते हैं कि वन पीस मांगा का आखिरी पैनल कैसा होगा। दोस्तों, ऐसा कम ही देखने को मिलता है जहाँ एक राइटर स्लैश ऑथर या कोई मांगा का ये पहले ही सोच ले कि वो उनकी खुद की लिखी कहानी को कैसे उसके अंजाम तक ले जाएंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले वन पीस का आपको एक सिनॉप्सिस दिया। चलो इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डीप में जाता है। दोस्तों, एक मामूली पायरेट जब अपने सफर पर निकला तब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटे से बैग को छोड़कर। उसने अपने इसी सफर के दौरान बहुत कुछ पाया, जिसमें ओरो जैक्सन और उसमें सवार करने वाले पायरेट्स भी शामिल हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल उसे एक दोस्त का साथ मिला जिसका नाम है सिल्वर्स रेली। उन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि भविष्य के घर में किस्मत ने उनके लिए क्या छोड़ा है। रॉजर का ये पूरा सफर शुरू हुआ सिर्फ एक छोटे से सपने के साथ। उसका सपना था कि वो इस पूरी दुनिया की सैर करे। अपने सफर के दौरान रॉजर को पता चला कि ये दुनिया और उस दुनिया की रक्षा करने वाले वो रखवाले जो हमेशा खुद को इंसाफ की मूरत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वो जैसा ऊपर से दिखाते हैं वैसे वो नहीं है। और जब रॉजर पायरेट्स ने अपने सफर का अंत किया तब उनका कैप्टन गोल्डी रॉजर किंग ऑफ द पायरेट्स कहलाया। इससे पहले उसे कोई नहीं जानता था, बट सडनली उसे लोग किंग ऑफ द पायरेट्स के नाम से संबोधित करने लगे। मगर ये बात कोई नहीं जानता कि जिस पहाड़ की चोटी पर रॉजर खड़ा था, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए रॉजर पायरेट्स ने कितने संघर्ष किए होंगे। मगर इन सब के बाद भी उनके लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल शायद अगर कुछ होगा तो वो था इस दुनिया का 900 साल पुराना इतिहास जानना, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 सालों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। 100 सालों का वो बंद इतिहास जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। तब रॉजर को एहसास हुआ कि भले ही इस दुनिया में जितने राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उनका अपना अपना एक रूलर होगा, मगर जो ये दुनिया नहीं जान पाई वो ये है कि इन सारे राज्यों और इन देशों के ऊपर भी रूल करने वाला कोई एक रूलर है। दुनिया के सारे राज जानने के बाद उन्हें एक और काम करना था, मगर रॉजर पायरेट्स के पास उतना वक्त नहीं था कि वो उस काम को पूरा कर सकें। उनके मुताबिक उन्होंने समय से पहले ही उस राज को जान लिया था और अब उन्हें इंतजार करना होगा किसी ऐसे पायरेट का जो रॉजर के नक्शे कदम पर चले और उस अधूरे काम को पूरा करे जो रॉजर अपने वक्त में नहीं कर पाए। उस राज को अपने सीने में दबाए रॉजर पायरेट्स के सभी लोग अपने सफर के खत्म हो जाने के बाद एक एक कर अलग हो गए, बिना किसी को उस इतिहास का एक भी शब्द कहे। आज कोई नहीं जानता कि वो पायरेट्स दुनिया के किस किस कोने में अपने बचे हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और जब रॉजर के एग्जीक्यूशन का वक्त आया तब रॉजर ने उनसे ये कहा, You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. और वन पीस रॉजर के उसी खजाने का नाम है जिसे दुनिया भर के लोग आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज रॉजर को गए हुए 22 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर आज भी उस खजाने को कोई नहीं ढूंढ पाया। एंड दिस इज वेयर आवर मेन कैरेक्टर कम्स इन। दोस्तों, हम जब गूगल पर सर्च करते हैं कि किस एनिमे की स्टोरी सबसे बेहतर है, तो आज भी सबसे पहले आपको वन पीस का ही नाम दिखेगा और डेथ नोट दूसरे नंबर पर। क्योंकि मैंने जो अभी आपको रॉजर वाली बात बताई है वो तो कुछ भी नहीं। वन पीस की स्टोरी तो दरअसल उसके बाद शुरू होती है, यानी एपिसोड 1 से। दोस्तों, वन पीस की जो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि आपको थ्रू आउट द जर्नी वो एहसास ही नहीं होगा कि इसकी स्टोरी कितनी इंटेंस है। जब भी वन पीस को मौका मिला है तब भी हर बार उसने दर्शकों का मनोरंजन करने का और लोगों को हंसाने का मौका कभी नहीं गवाया। और तो और ओडा ने अपनी कहानी में इतने भर भर के हिंट्स छोड़े हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाकर वन पीस को एंजॉय कर सकें। और शायद यही वजह है कि लोग आए दिन कोई भी अब्सर्ड सी थियरी इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं, जो दर्शाता है कि ओडा ने अच्छा खासा वक्त लेकर इसकी स्टोरी को केयरफुली बिल्ड किया है। मैंने ये बात पहले भी कही है और अब भी कहूंगा कि वन पीस के हर आर्क में ओडा ने बारीकी से ध्यान दिया है, हर आर्क की स्टोरी को बिल्ड करने में। फिर आते हैं इसके कैरेक्टर्स पर। दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी कैरेक्टर डिजाइन की आदत है, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन हो गया, डीमन स्लेयर हो गया, फिर अभी रिसेंटली जो खत्म हुआ है चेनसो मैन, उसके कैरेक्टर के डिजाइन काफी कमाल के थे, वो हो गए। अगर ऐसे डिजाइन आपको पसंद आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वन पीस के कैरेक्टर डिजाइन ज्यादा पसंद आएंगे। वन पीस में हजारों की तादाद में कैरेक्टर्स है और उन हजारों कैरेक्टर्स की डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल ही जुदा है। इसमें अगर हम स्ट्रॉ हैट्स को और कुछ मेन कैरेक्टर्स को छोड़ दें
तो बाकी कैरेक्टर्स के डिजाइन ऑन द सरफेस आपको बहुत ही गूफी किस्म के लगेंगे, बट वन पीस इज द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब तक आप इन कैरेक्टर्स को पर्सनली नहीं जानोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कैरेक्टर्स कितने कमाल के हैं। दोस्तों, इन माय ओपिनियन वन पीस के फैन होने का एक साइड पर्क भी है, और वो ये है कि आप लोग खुद ही सीख जाएंगे कि एक साथ अगर हजारों कैरेक्टर स्क्रीन पर आ जाए तो उन्हें एक साथ कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि ये काम वन पीस ने बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। क्योंकि वन पीस में इस वक्त कैरेक्टर्स की गिनती हजारों में होगी, जैसा मैंने आपको बताया, और ओडा ने वन पीस में इन सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया है। मगर वन पीस जिन कैरेक्टर्स के आसपास चलती है वो है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। उसमें लूफी के अलावा एक भुलक्कड़ स्वॉर्ड्समैन है, एक फट्टू स्नाइपर है, सारे लुटेरों की रानी है, फिर एक चमड़ी कुक है, एक क्यूट सा रेंडियर है जो डॉक्टर भी है, जिससे पता नहीं लोग क्यों उसे तानुकी कहकर बुलाते हैं, फिर एक चमड़ी स्केलेटन है, फिर एक हाफ साइबॉर्ग है, एक फिशमैन है और एक सेक्सी आर्कियोलॉजिस्ट भी है। सही कहा ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट ही है ना। दोस्तों, जो चीज मुझे वन पीस में सबसे ज्यादा खटकती है वो है ये कैरेक्टर्स, पर्टिकुलरली हमारे स्ट्रॉ हैट्स। जब मैंने वन पीस देखना स्टार्ट किया था तब से लेकर मुझे ना कभी कहीं थोड़ी सी जलन होने लगती है, और वो इसलिए क्योंकि जिस लेवल की फ्रेंडशिप और उन सब के बीच में जिस तरह का ट्रस्ट बिल्ड किया गया है वैसा कहीं भी हमें रियल लाइफ में आजकल देखने को नहीं मिलता है, जिसे देखकर मुझे खुशी भी होती है और थोड़ी सी जलन भी। अगर मुझे उनकी फ्रेंडशिप का बेस्ट एग्जाम्पल देना पड़े तो वो होगा थ्रिलर बार्क वाला ये इंसिडेंट, जहाँ ये आर्क खत्म होने के बाद सडनली एक दूसरा कैरेक्टर आ जाता है जिसका स्ट्रॉ हैट्स को सामना करना है, और सब लोग इससे पिछली फाइट से इतना थक चुके थे कि अब उनमें से कोई भी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर तब वो चमड़ी कुक और वो भुलक्कड़ स्वॉर्ड्समैन अपने कैप्टन की जान बचाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो हुआ उसने मेरा दिल, दिमाग, गुर्दा सब जीत लिया भाई, सब जीत लिया। दोस्तों, ये वो पल था जहां मुझे एहसास हुआ कि ये सारे कैरेक्टर्स वक्त आने पर अपनी जान के साथ साथ अपने सपनों का भी त्याग करने का दम रखता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये लोग किसी दिन लूफी को पायरेट किंग बनता हुआ देख सके। जिस तरह का डेडिकेशन और कन्विक्शन मैंने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के बीच देखा है ना, वैसा मैंने कहीं भी किसी भी एनिमे में नहीं देखा है, और मैं यहाँ एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। आपको एट टाइम्स इनके डिजाइन हो सकता है कि पसंद ना आए, बट ये सारे कैरेक्टर्स आपके इमोशन से खेलने की काबिलियत रखते हैं, इंक्लूडिंग गोइंग मैरी जो कैरेक्टर भी नहीं है। चलो अब बात करते हैं फाइनली वन पीस के प्रोटैगनिस्ट यानी मंकी डी लूफी के बारे में। दोस्तों, जब मैंने वन पीस देखना स्टार्ट किया था तब मेरी भी वही एक्सपेक्टेशन थी जो किसी भी नॉर्मल बंदे की होंगी किसी भी प्रोटैगनिस्ट को लेकर। दोस्तों, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो एकदम ही डम्ब हो, जैसा कि हर शोनेन में दिखाया जाता रहे। बस सिर्फ कुछ ही एपिसोड के बाद मेरी ये आशाएं चकनाचूर हो गई। दोस्तों, वन पीस में एक पायरेट और एक नेवी मैन के बीच में एक नेचुरल दुश्मनी होती है। इन दोनों की कभी नहीं बनती फॉर ऑब्वियस रीजंस। दोस्तों, वन पीस के शुरुआत में ही लूफी को एक डरा हुआ मगर मेंटली स्ट्रांग एक छोटा बच्चा मिलता है जिसका सपना रहता है कि वो किसी दिन नेवी ज्वाइन करे। उस वक्त सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि लूफी और वो बच्चा साथ में मिलकर किसी को छुड़ाने जाते हैं। काम खत्म हो जाने के बाद जब नेवी द्वारा लूफी से पूछा गया कि क्या ये बच्चा भी तुम्हारे साथ ही है, तब लूफी उस बच्चे की बहुत बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से वो बच्चा गुस्से में आकर लूफी पर हमला कर देता है, और फिर उन दोनों के बीच में ही फाइट शुरू हो जाती है। मुझे ये समझने में पूरा एपिसोड लग गया कि लूफी ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि नेवी वाले उसे एक पायरेट ना समझे। अगर ऐसा होता तो उसका नेवी ज्वाइन करने का सपना सपना ही रह जाता। उस फाइट की वजह से नेवी वालों को ये यकीन हो गया कि वो बच्चा उनके साथ नहीं था, और उसने इवेंचुअली नेवी ज्वाइन भी कर ली। ये छोटा सा इंसिडेंट काफी था प्रोटैगनिस्ट की जो छवि, जो एक्सपेक्टेशंस मैंने इस कैरेक्टर से लगाई थी उसे तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि लूफी का कैरेक्टर भी ठीक नारुतो की तरह होगा, एक डम कैरेक्टर जिसका एक बहुत बड़ा सपना है और वो ये जानता ही नहीं कि अपने सपने को सच बनाने के लिए उसे शुरुआत कहाँ से करनी है। मैंने ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। दैट इंसिडेंट टुक मी टोटली ऑफ गार्ड, और उसके बाद मुझे लूफी को देखने का अपना नजरिया ही बदलना पड़ा। यह तो सच है कि लूफी एकदम ही बेवकूफ, गोofy और सिली कैरेक्टर है, बट जब सही करने की बात आए तब वो जानता है कि उसे क्या करना है, और कई बार तो उसके खुद के फ्रेंड्स तक उसे नहीं समझ पाते। हो सकता है कि लूफी क्रू के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स में से ना हो, मगर उसके दोस्तों ने, उसके क्रू मेंबर्स ने हमेशा उसे अपने कैप्टन होने का सम्मान दिया है, क्योंकि जब भी किसी ने मदद के लिए उसका नाम पुकारा है, फिर चाहे वो उसके दोस्त हो या फिर कोई भी साइड कैरेक्टर्स, तभी हर बार उसने बिना कुछ आगे पीछे देखे आउट ऑफ द वे जाके उसने लोगों की हेल्प की है। और लूफी के इसी बिहेवियर ने लोगों में ये भरोसा जागृत हुआ है कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे उसके सामने जो कोई भी हो, लूफी हमेशा जीतेगा।
और यही वजह है जिससे लोग लूफी पर हमेशा रिलाई करता है, उस पर अपना भरोसा दिखाता है और बदले में लूफी उन्हें वो देता है जो वो सारे डिजर्व करता है, और वो है आजादी। आजादी जीने की। और शायद किसी दिन वो समय भी आएगा जब लूफी इस पूरी दुनिया को वर्ल्ड गवर्नमेंट से आजादी दिलाएगा, जिन्होंने न जाने इंसाफ के नाम पर क्या क्या कांड कीड़े किए हैं। और दोस्तों, लूफी वही बंदा है जो रॉजर के नक्शे कदम पर चलेगा, और जो काम रॉजर छोड़ कर गए हैं लूफी को उसी काम को पूरा करना है। और शायद यही वजह है कि ओडा ने लूफी के कैरेक्टर को रॉजर के पैरेलल रखा है। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियोस में हर बार कहा है कि मंकी डी लूफी मेरा सबसे पसंदीदा शोनेन प्रोटैगनिस्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लूफी जैसे सिली कैरेक्टर को देखना इतना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि शायद हर बार मुझे ऐसे कैरेक्टर्स अननोइंग लगते हैं। मगर लूफी का कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आया है तब मैंने उसकी ये सिलीनेस हमेशा एंजॉय की है, और देखते ही देखते कब मुझे इस कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वन पीस ने हमेशा स्ट्रगल किया है लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए। इसका रास्ता नारुतो की तरह सरल नहीं था, बट अब थोड़ी थोड़ी रिकॉग्निशन मिलने लगी है, खास करके वेस्ट में। मगर जब बात आती है हमारे देश की, तो आज भी ये शोनेन हमारे देश में स्ट्रगल कर रहा है। ये शोनेन हमारे देश में इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी पॉपुलैरिटी ये डिजर्व करता है, और मैं चाहता हूँ कि इस एनिमे को लोगों तक पहुँचाने में आप भी मेरी हेल्प करें और लोगों को वन पीस के बारे में बताएं। ज्यादा नहीं तो ये वीडियो ही शेयर कर देना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट अगर आप डॉक्टर स्टोन, डीबीएस और स्लाइम की एक्सप्लेनेशन और ऐसी ढेर सारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।